समुद्र की गहराइयों में जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां देशों की असली सामरिक ताकत को परखा जाता है। आज हम नेवल स्ट्रैटेजी की इसी जटिल और जोखिम भरी दुनिया में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत के महत्वाकांक्षी सबमरीन प्रोग्राम की, जो पानी के नीचे शक्ति के समीकरण को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। चलिए इस पूरी रणनीति की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ताज़ा सुर्खी से, जिसने दुनिया भर के रक्षा गलियारों में एक तरह से हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये भारत की रक्षा खरीद में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ संकेत है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक तय सौदा अचानक से बदलता हुआ दिख रहा है? और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। मामला सिर्फ एक डील कैंसिल करके दूसरी साइन करने का नहीं है। इसके पीछे दशकों की प्लानिंग है, बदलते जियोपॉलिटिकल समीकरण हैं और भविष्य के समुद्री युद्ध की एक गहरी समझ छुपी है। तो आइए इस ग्रैंड स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने इस पूरी चर्चा को शुरू किया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके असर आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। तो देखिए, हो ये रहा है कि भारत शायद 3 और फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के सौदे से पीछे हट रहा है और उसकी जगह जर्मनी के साथ एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा बड़े प्रोग्राम पर नजर है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम यहाँ 36,000 करोड़ रुपए से सीधे 70,000 करोड़ रुपए, मतलब लगभग दुगने निवेश और एक पूरी तरह नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस नए बदलाव को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये समझना होगा कि भारत की मौजूदा अंडरवाटर ताकत की नींव आखिर रखी कहाँ गई थी। और इसकी कहानी शुरू होती है प्रोजेक्ट 75 से। प्रोजेक्ट 75 भारत के लिए एक असली गेम चेंजर था। इसका मकसद सिर्फ पुराने जहाज़ों को हटाना नहीं था, बल्कि भारत में ही आधुनिक पनडुब्बियां बनाने की काबिलियत हासिल करना था। इन 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों ने न केवल नौसेना को मॉडर्न बनाया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक ठोस जमीन दी। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2005 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और 2025 में आखिरी पनडुब्बी आएगी। मतलब ये 2 दशकों का लंबा सफर है। ये दिखाता है कि ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट कितने जटिल और समय लेने वाले होते हैं और क्यों भारत को अगली पीढ़ी के लिए अभी से सोचना पड़ रहा है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है प्रोजेक्ट 75 इंडिया यानी P75I की। ये अगला कदम है, एक नई जनरेशन, और यही वो प्रोजेक्ट है जहां जर्मनी की एंट्री होती दिख रही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि P75I P75 का बस एक रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। अगर P75 ने नींव रखी थी तो P75I उस पर एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है। हम सिर्फ ज्यादा पनडुब्बियों की बात नहीं कर रहे, हम कहीं ज्यादा घातक और चुपचाप हमला करने वाली पनडुब्बियों की बात कर रहे हैं। तो P75I को इतना खास क्या बनाता है? जवाब है ये टेक्नोलॉजी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या AIP। आसान भाषा में कहें तो ये पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए एक असली गेम चेंजर है। ये टेक्नोलॉजी उन्हें हफ्तों तक पानी के नीचे छिपे रहने की ताकत देती है, बिना अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आएं। और जरा इस नंबर को देखिए, जहां एक पारंपरिक पनडुब्बी को कुछ ही दिनों में सतह पर आना पड़ता है, वहीं AIP वाली पनडुब्बी लगभग 2 हफ्तों तक पानी के नीचे एक साइलेंट हंटर यानी खामोश शिकारी बनी रह सकती है। ये एक जबरदस्त सामरिक बढ़त है। इसका मतलब है दुश्मन के इलाके में ज्यादा देर तक, ज्यादा गहराई में ऑपरेट करना, वो भी बिना पकड़े जाने के डर के। और AIP तो बस शुरुआत है। P75I की पनडुब्बियां साइज में बड़ी होंगी, मतलब ज्यादा हथियार और ज्यादा ईंधन ले जा सकेंगी। ये जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलें भी दाग सकेंगी। और सबसे अहम बात, इनमें स्वदेशी उपकरणों का स्तर और भी ज्यादा होगा, जो भारत के आत्मनिर्भर मिशन को सीधे तौर पर मजबूती देगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। P75 और P75I तो इस बड़ी तस्वीर के सिर्फ 2 हिस्से हैं। असली और अंतिम मंजिल तो कुछ और ही है। मिलिए प्रोजेक्ट 76 से। ये इस पूरी रणनीति का एंड गेम है। देखिए, P75 विदेशी डिजाइन से बनाना सीखने के बारे में था। P75 उस पर आगे बढ़ते हुए ज्यादा स्वदेशीकरण करने के बारे में है। लेकिन प्रोजेक्ट 76 का लक्ष्य है पूर्ण आत्मनिर्भरता, एक ऐसी पनडुब्बी जिसे भारत खुद डिजाइन करेगा और खुद ही बनाएगा। ये चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि कैसे हर प्रोजेक्ट के साथ आत्मनिर्भरता का ग्राफ ऊपर जा रहा है।
P75 में लगभग 50% से शुरू होकर P76 में 95% तक पहुंचने का लक्ष्य ही इस पूरी रणनीति का दिल है। और ये सिर्फ मेड इन इंडिया के बारे में नहीं है, ये बेस्ट इन इंडिया के बारे में है। प्रोजेक्ट 76 में अत्याधुनिक तकनीकें होंगी, जैसे कि पंप जेट प्रोपल्शन, जो पनडुब्बी को पानी के अंदर लगभग खामोश बना देगा, या फिर लिथियम आयन बैटरी, जो उसे ज्यादा ताकत और सहन शक्ति देगी। ये एक तरह से भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के अनुभव को पारंपरिक बेड़े में लाने जैसा है। तो अब जब हम इन तीनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ देखते हैं, P75, P75I और P76, तो एक बहुत ही स्पष्ट, सोची समझी और लंबी अवधि की रणनीति सामने आती है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रोड मैप है। ये टेबल इस पूरी विकास यात्रा का सार है। देखिए कि कैसे हम आगे बढ़े हैं। उद्देश्य मॉडर्नाइजेशन से शुरू होकर कैपेबिलिटी अपग्रेड की तरफ गया और अंत में रणनीतिक स्वायत्तता पर पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी डीजल इलेक्ट्रिक से AIP और फिर स्वदेशी AIP और लिथियम आयन बैटरी की ओर बढ़ रही है, और हर कदम पर पनडुब्बियां ज्यादा बड़ी, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा स्वदेशी होती जा रही हैं। तो इस पूरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी को हम 3 आसान कदमों में याद रख सकते हैं। पहला कदम मॉडर्नाइजेशन, जो P75 के साथ हुआ। दूसरा कदम अपग्रेड, जो P75I के साथ होगा। और तीसरा और अंतिम कदम डोमिनेंस, यानी प्रभुत्व, जो P76 के साथ हासिल करने का लक्ष्य है। लेकिन आखिर इस सबकी जरूरत क्यों है? इस खरबों रुपए के निवेश के पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब हिंद महासागर की बदलती हकीकत में छिपा है। चीन की नौसेना, जिसके पास 50 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, बहुत तेजी से इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। भारत की ये पूरी रणनीति शक्ति के इस बदलते समीकरण का एक सीधा और दमदार जवाब है। और ये हमें इस अंतिम सवाल पर छोड़ जाता है। ये सिर्फ कुछ पनडुब्बियां खरीदने की बात नहीं है। ये भारत को 21वीं सदी में हिंद महासागर की एक निर्णायक समुद्री शक्ति बनाने का एक पीढ़ीगत प्रयास है। दांव बहुत ऊंचे हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं।